हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन प्रोसेस पर बात की थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर पर जाएँ, उससे पहले मैं दो बातें और करना चाहूँगा जो पिछले लेसन के बाद मुझे करना चाहिए और क्लैरिटी ज़रूरी है, इसलिए मैं उस पर बात करूँगा। देखते हैं वाई वी यूज़ स्लो न्यूट्रॉन इंस्टीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। हम लोग स्लो न्यूट्रॉन क्यों यूज़ करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन की जगह, वो देखते हैं। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये नाभिक है, ये हमारा क्या है, नाभिक है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, हल्क मान लीजिए, जो कि हमेशा गुस्सा में रहता है, ठीक है। और जो आदमी बहुत गुस्से में है उसके आमने सामने कोई आना नहीं चाहेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, फास्ट न्यूट्रॉन की। हमने क्या मान लिया, हल्क, ठीक है। हल्क जो कि एक बहुत ही गुस्सा वाला सुपर हीरो है, जब वो स्पीड से आ रहा होगा तो ये जो उपस्थित न्यूक्लियॉन्स है इसमें, वो क्या करेंगे, उसको रास्ता दे देंगे, ठीक है, उसको रास्ता दे देंगे। अब क्या होगा, ये इनमें से क्या होगा, वह इस नाभिक में क्या होगा, किसी से टकराएगा नहीं और सीधा ही सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। टकराएगा नहीं और सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा है आपका, फास्ट न्यूट्रॉन। यही अगर आपका स्लो न्यूट्रॉन होगा। अब हम जब बात करेंगे स्लो न्यूट्रॉन की, तो स्लो न्यूट्रॉन क्या होगा, उसमें एनर्जी कम होगी और वो जैसे जैसे आगे मूव करेगा, ठीक है, आगे मूव करेगा और जाके क्या हो जाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्लो न्यूट्रॉन है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और यहाँ जाते जाते नाभिक में, जब नाभिक के पास आता है तो नाभिक के पास आने के बाद उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और न्यूट्रॉन के अंदर वो प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब इसका ये सदस्य बन गया है, ठीक। तो अब क्या होगा, चूँकि ये जो नाभिक है हमारा ऑलरेडी फुल है, हाउसफुल है, हाउसफुल में एक और बंदा आ गया। अब एक और बंदा आ गया तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगी, है ना। क्या होगा, धक्का मुक्की होगी और एक दूसरे को चल निकल करके क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और इस कारण ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, बैंड होगा। बैंड होने के बाद क्योंकि सब एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, इस कारण क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर जो हो गया बैंड हो गया। बैंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बैंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा और जब ये इस तरह से होगा तो क्या होगा, ये तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से और आपके न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे, ठीक है। यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है। और साथ में ही बहुत से रेज भी निकलेंगे, क्या निकलेगा, रेज भी निकलेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि स्लो न्यूट्रॉन आता है, यहाँ आके जम जाएगा। अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई है तो भाई जगह कम है तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगी और एक दूसरे को बाहर करने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज होगा और चेंज होने के बाद एक पॉइंट पे आके क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक होने के कारण क्या होगा, आपका न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, रेज निकलेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं। और फास्ट न्यूट्रॉन तो सीधा आया और निकल गया, है ना, सब ने उसको रास्ता देते, तू जा भाई, तू हमारे बस का नहीं है करके, तो उसको रास्ता दे दिए। इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि जब भी हम, सेकेंड बात क्या है, जब भी हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है, तो मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, रिएक्शन में बेरियम और क्रिप्टॉन लिखता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन निकले,
क्यों? क्योंकि ये जो नाभिक होता है वो हमें अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, वो थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का होता है, वो अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं देता। वो ये नहीं बताता कि हम इस प्रोसेस के दौरान न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग होंगी तो मैं क्या निकालूंगा करके। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन ही निकालता है, इसलिए हम लोग उस प्रोसेस में क्या लेते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन लेते हैं। इसको मैं बता दूं कि ये जो होता है आपका परमाणु क्रमांक 36 से 58 तक वेरी होता है। ठीक है, यहाँ से जो निकलेगा हमारा तत्व निकल रहे हैं यहाँ से ब्रेक डाउन होके, वो परमाणु क्रमांक 36 से लेकर 58 तक वेरी कर सकते हैं। और अगर आप इनकी द्रव्यमान संख्या देखें तो ये 72 से 162 तक हो सकती है। ये कितनी हो सकती है? 72 से 162 तक। तो ये रहा आपका 2 फैक्ट जो मुझे बताना था। अब इसके आगे जो हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे। क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर को देखें तो इसकी खोज जो की थी एनरिको फर्मी ने 1942 में इसका आविष्कार किया था। 1942 में एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यह क्या है? यह एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रोसेस पर आधारित है। ठीक है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं क्या कि यह किस पे बेस्ड है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रोसेस पर आधारित है। ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रोसेस पर आधारित है। इससे पहले कि हम ये सब जाने कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो क्या रहा है, इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, उसको पहले हम एक एक करके डील कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर कम्प्लीटली इसकी क्रियाविधि को देखेंगे। अगर आप क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को देखें तो जो इसका आउटर पोर्शन है जहाँ पर कोर स्थित है उसको हम बोलते हैं परिरक्षक वाल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिरक्षक ठीक। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक कंक्रीट की दीवार से घिरा होता है, कंक्रीट या स्टील की दीवार से घिरा होता है, जिसे हम परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे आउटर पार्ट होता है। इस परिरक्षक का काम क्या है? जो कि हम जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। ठीक है, साथ में क्या होता है? बहुत से रेज़ निकलते हैं, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा रेज़ निकलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक रेज़ होते हैं। ठीक है, तो उन सब को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर है उसके नाभिकीय रिएक्टर को हम एक कंक्रीट की दीवार में पैक कर देते हैं, ताकि यहाँ से उत्सर्जित होने वाले जो हाई अमाउंट में एनर्जी है और उसके थ्रू जो निकलने वाले रेस है उनका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बाहर ना आ सके। तो परिरक्षक वाल क्या करेगा? परिरक्षक नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्सर्जित ठीक। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्सर्जित हानिकारक ऊर्जा विकिरण को रोकता है। ये तो हो गया क्या? परिरक्षक का काम। ठीक है यहाँ तक। अब इसी में देखिए नाभिकीय विखंड क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, अगर हम लोग इसके बेसिक पार्ट्स की बात करें, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, पहले एक एक करके देखते हैं। अभी तो हमने बात कर लिया परिरक्षक की, फिर देखेंगे इसमें ईंधन। ठीक है, नियंत्रक छड़। चौथा देखते हैं इसमें नियंत्रक छड़ हो गया। कूलेंट, मंदक,
ठीक है। सेफ्टी रॉड्स यहाँ तक, ठीक है। परिरक्षक, ईंधन, नियंत्रक छड़, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, ठीक है, शीतलक, मंदक, मॉडरेटर और सेफ्टी रॉड्स, नियंत्रक छड़ है भी। तो ये सब इसके मेन फंक्शनल पार्ट्स हैं जिसको हमको देखना है, डील करना है। तो परिरक्षक को हमने देख लिया, एक कंक्रीट स्टील की दीवार होती है जो नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रेस और एनर्जी को प्रतिषेध करती है और उसको प्लांट से बाहर आने से रोकती है। दूसरा देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ्यूल, ईंधन। इसके रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो हम लोग सबसे कॉमन जो यूज़ करते हैं वो करते हैं यूरेनियम। हम जो क्या यूज़ करते हैं, सबसे कॉमन जो है हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम 235 इसका जो होता है सबसे बेसिक होता है, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम डाइऑक्साइड या प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, या थोरियम डाइऑक्साइड या प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का मिक्सचर। इस तरह से क्या है, बहुत सारे बहुत सारे ईंधन हैं जो हम इसमें फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पर जो सबसे कॉमन है आपका यूरेनियम 235 हमारा सबसे कॉमन फ्यूल है। इसको भी देखा जाए फ्यूल को तो आप इसको दो भागों में भी बांट सकते हैं। एक हम बोलते हैं प्राकृतिक यूरेनियम और एक होता है कृत्रिम जो उसको हम लोगों ने डेवलप किया है, और प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें क्या होता है U-235.7% और U-238 जो होता है वो 99.3% अवेलेबल होता है। कृत्रिम में क्या है, हम इस प्राकृतिक यूरेनियम की सहायता से ही हम उसको मॉडरेट करके अलग अलग टाइप्स के ईंधन फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोल देंगे कृत्रिम ईंधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे यहाँ जो अगर देखा जाए भारत में तो थोरियम जो है बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन अगर आप यूरेनियम का कंसंट्रेशन देखें तो यूरेनियम जो है केवल 1 to 2% है। मैं बोलूँ कि यूरेनियम कितना है भारत में तो बोलेंगे केवल 1 to 2% है, लेकिन अगर मैं थोरियम की बात करूँ तो ये इसकी उपलब्धता हमारे यहाँ है, और ये विश्व का जो है 1/4 थोरियम हमारे यहाँ मौजूद है। विश्व का 1/4 यूरेनियम, यानी कि आपके पास हमारे यहाँ देश में विश्व का 25% थोरियम मौजूद है, और इसी थोरियम के से हम क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत उत्पादन करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम पे। ठीक है, ये तो रहा हमारे बात ईंधन की। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो टर्म है इसमें मॉडरेटर, मंदक। मॉडरेटर या मंदक जो होता है, जनरली अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो हम जो यूज़ करते हैं D2O है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारी जल, हैवी वाटर। और क्या यूज़ कर सकते हैं, साधारण जल और ग्रेफाइट। ठीक है, जनरली हम मॉडरेटर के रूप में भारी जल, साधारण जल और ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। आप अगर देखेंगे तो जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ जो होता है वो हम करते हैं भारी जल का। ठीक है, साधारण जल की बात करूं मैं तो साधारण जल अच्छा मंदक नहीं होता है। ठीक है, साधारण जल अच्छा मंदक नहीं होता है क्योंकि ये जो होता है, मंदक का काम क्या है, अगर मैं बोलूँ मंदक का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। ठीक है, हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन की जो स्पीड है, जो गति है ना, उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतना अच्छा है हमारे लिए।
हम बोलते हैं कि अगर न्यूट्रॉन की गति 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये फ्यूजन प्रोसेस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसमें 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम बोलते हैं कि ये फ्यूजन रिएक्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एनर्जी है, एनर्जी का लेवल है इसमें। ठीक है, मंदक में मैं बात कर रहा हूँ साधारण जल की, मैंने कहा होता है क्योंकि देखिए जल होता है, जल में क्या होगा, हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, जल है तो जल में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो होता है अच्छा मंदक होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि जो वाटर है, साधारण जल की बात कर रहा हूँ मैं, लाइट वाटर की बात कर रहा हूँ। लाइट वाटर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन जो होता है अच्छा मंदक होता है। लेकिन इसका भी मंदक होता है, इसका भी कारण क्या है, देखिए जो हाइड्रोजन का मास है वो, ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास है वो लगभग न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मास इज आइडेंटिकल टू द न्यूट्रॉन मास। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है वो लगभग नाभिक के मास के बराबर होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन की जगह इसको लिखिए नाभिक, नाभिक के मास के बराबर होता है। तो इस कारण क्या होता है, ये अच्छा मंदक होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन अच्छा मंदक तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो लार्ज होता है। अगर ये न्यूट्रॉन का क्रॉस सेक्शन न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन लार्ज होता है तो इसके कारण ये क्या करेगा, ज़्यादातर न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ज़्यादातर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए क्या होगा, साधारण जल में हम देख रहे हैं कि एक तो पहले ही अच्छा मंदक नहीं है, ऊपर से इसने क्या किया, हाइड्रोजन जो उपस्थित है इसमें लार्ज अमाउंट में इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारे प्रोसेस के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम साधारण जल यूज़ करते हैं वहाँ हम प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी आप मॉडरेटर या मंदक के रूप में साधारण जल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप प्राकृतिक यूरेनियम को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है U-235 वो बहुत ही कम मात्रा में होता है और यही हमारा मेन फिज़न मटेरियल होता है। ठीक है, हमारा मेन फिज़न मटेरियल होता है U-35, और चूँकि साधारण जल जो होता है एक तो अच्छा मंदक नहीं, ऊपर से इसने क्या किया, लार्ज अमाउंट में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कम हो गए। अगर आपके पास न्यूट्रॉन कम है, ऊपर से यहाँ कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो आपकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम जब भी हम साधारण जल यूज़ करते हैं मंदक के रूप में, तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। कृत्रिम यूरेनियम कहने का मतलब जहाँ पर हम यूरेनियम-235 का कंसंट्रेशन 3 to 4% इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि हमारे पास अगर कम न्यूट्रॉन हो तो यूरेनियम-235 लार्ज अमाउंट में होना चाहिए थोड़ा, ताकि वो रिएक्शन को, प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू रख सकें। यहाँ तक क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो हम साधारण जल के और देखेंगे जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से टाइप के हैं, तब वहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। और अब देखिए जो D2O है, भारी जल है ना, ये क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। मैंने क्या कहा, जो हाइड्रोजन जो होता है वो तो एक तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या कर रहा है, अच्छा मंदक तो है, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या होती है, एक एबिलिटी भी होती है कि वो ड्यूटेरियम फॉर्म करें। इसलिए साधारण जल में प्रॉब्लम हो रहा है। साधारण जल में प्रॉब्लम का कारण ही है कि हाइड्रोजन अच्छा मंदक तो है ना, उसका मास जो है वो नाभिक के मास के बराबर भी है, उसके बाद लेकिन उसका और ऊपर से क्या करता है, वो ड्यूटेरियम फॉर्म भी करता है। प्रॉब्लम में क्या है, एक तो ड्यूटेरियम फॉर्म कर रहा है, फॉर्म करेगा,
ठीक, ड्यूटेरियम फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि D2O में, भारी जल में ऑलरेडी ड्यूटेरियम है। तो अगर ऑलरेडी ड्यूटेरियम है तो इसका जो होगा न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है स्मॉल होता है, इसलिए क्या करेगा, यहाँ कम न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, कम न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि हमारे पास अब न्यूट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होंगे। दूसरा, जब भी क्या होगा, भारी जल से टकराएगा, एक तो न्यूट्रॉन को ये कम एब्जॉर्ब कर रहा है और ये अच्छा मंदक भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, अच्छा मंदक का काम करता है। जब भी मान लीजिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर न्यूट्रॉन आ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पर अगर निकलेगा तो सपोज़ वो क्या होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो क्या करता है, उसकी जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करता है, कम करता जाता है, और फिर एक जो हमको रिक्वायर अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है फिज़न के लिए, वो हमको मिल जाता है। ठीक है, रिक्वायर अमाउंट में जो एनर्जी होता है वो हमको मिल जाता है। तो DTO एक अच्छा मंदक है, इसलिए हम लोग जनरली जो होता है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं। तीसरा है ग्रेफाइट। आजकल के दिनों में ग्रेफाइट का भी मंदक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेफाइट के लिए ये है कि हमको एकदम प्योर ग्रेफाइट चाहिए। ठीक है, ये ग्रेफाइट हम लोग बोरॉन से बनाते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर मंदक के रूप में जो ग्रेफाइट हमको आवश्यकता होती है वो प्योर ग्रेफाइट होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी अगर थोड़ा भी कॉन्टामिनेटेड हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा भी कॉन्टामिनेशन हो गया तो फिर क्या होगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया, खराबी आ गई है ना, थोड़ा भी अगर ये खराब हुआ तो फिर ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ग्रेफाइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको जो आवश्यकता होती है वो प्योर ग्रेफाइट की आवश्यकता होती है, अच्छा मंदक होता है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा भी खराबी आई तो ये क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये इनइफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझें कि मॉडरेटर मंदक जो है वो क्या काम कर रहे हैं, मंदक जो कुछ क्या काम करेगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करेगा। और हमको पता है कि नाभिकीय विखंडन प्रोसेस कराने के लिए जो न्यूट्रॉन की गति होगी वो मिनिमम होनी चाहिए, अच्छी, मतलब एक रिक्वायर हमारी आवश्यकता होती है कि हमको उसको एक कम एनर्जी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा और जो प्रोसेस होगा वो हमारा इनइफेक्टिव होगा। लेकिन अगर वही न्यूट्रॉन जो है वो कम गति से आ रहा है तो वो उतना ही अच्छा फिजन कर पाएगा। ठीक है, उतना ही अच्छा विखंडन कर पाएगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, मंदक की आवश्यकता होती है। तीसरी बात करते हैं हम लोग कंट्रोल रॉड की। ठीक है, कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़। कंट्रोल रॉड जनरली जो होता है किसका बना होता है, बोरॉन एंड कैडमियम का बना होता है। बोरॉन और कैडमियम का हम लोग क्या बनाते हैं, कंट्रोल रॉड बनाते हैं। क्या प्रोसेस उतना फास्ट होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रोसेस को नियंत्रित करना है। हम चाहते हैं कि प्रोसेस लंबा चले और यहाँ पर जो हीट डिसिपेशन हो रहा है उसको हम लोग एक यूज़फुल फॉर्म में ला सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक नियंत्रक रॉड लगाते हैं जो क्या करेगा, एक कंट्रोल रॉड लगाते हैं, ये क्या करेगा, इस प्रोसेस से निकलने वाले दो न्यूट्रॉनों को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और एक न्यूट्रॉन बस बचता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि लार्ज अमाउंट में जो हीट हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और बहुत तेज़ी के साथ जो निकल रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें और उसको हम यूज़फुल फॉर्म में चेंज कर सकें। तो हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जिसके परिणाम स्वरूप 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिसमें से 2 को हमने एब्जॉर्ब कर लिया और प्रोसेस के लिए केवल एक ही न्यूट्रॉन बचा जो कि आगे प्रोसेस पे, जो कि आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा और वो फिर 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, उसमें से हम फिर 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, केवल एक न्यूट्रॉन को ही हम जाने दे रहे हैं और प्रोसेस को हम चला रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है, यूज़फुल होगा और यहाँ जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत के फॉर्म में जनरेट करने में सफल। कूलेंट, तो कूलेंट का क्या काम है, कूलेंट का काम क्या है, हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है तो उस एनर्जी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसको ये क्या करेगा, प्रभावहीन करेगा। ठीक है, प्रोसेस के दौरान जो हाई एनर्जी जनरेट होगा उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट करेगा। ठीक है, कूलेंट का काम क्या है, जो भी प्रोसेस के दौरान अननेसेसरी हाई एनर्जी निकली है, जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट करेगा। कूलेंट के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, वही भारी जल, ठीक है, वाटर, साधारण पानी भी ले सकते हैं आप, D2O ले सकते हैं, और क्या सोडियम, द्रव लिक्विड सोडियम है ना, लिक्विड सोडियम। तो इस तरह से हम लोग 3 चीज़ यूज़ करते हैं इसमें, देख लीजिए, भारी जल यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लिक्विड सोडियम, जनरली हम लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में करते हैं। और जब भी हम क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम यूज़ करते हैं वहाँ हमको मॉडरेटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर हमको फास्ट न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग लिक्विड सोडियम यूज़ करते हैं। तो ये रहा कूलेंट। ठीक है, एक है आपका सेफ्टी रोड। ये क्या है भाई, तो सेफ्टी रोड्स को समझते हैं, कुछ नहीं है, ये कंट्रोल रोड्स ही है। कई बार क्या होता है कि आपका प्रोसेस के दौरान है ना, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाती है कि वो अनकंट्रोल होने वाला होता है। ऐसे वक्त पे हम क्या करेंगे, इन सेफ्टी रोड्स को नीचे उतारते हैं ताकि वो क्या करें, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लें और प्रोसेस को स्टॉप कर दें। क्या करता है ये, जब भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, अनकंट्रोल होने वाला है, ये अनकंट्रोल होने वाला है। तब क्या करेंगे, सेफ्टी रोड्स इंट्रोड्यूस कराएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, सेफ्टी रोड्स क्या करेगा, न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा तुरंत और प्रोसेस को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, सेफ्टी रोड्स क्या करेगा, यहाँ लिख देता हूँ, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड स्टॉप न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो जब भी हमको न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करना होगा हम सेफ्टी रॉड्स उतार देंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनके कुछ कंपोनेंट्स है, पार्ट्स हैं जो हमने देखा। अब इसकी हम क्या देखेंगे, कार्यविधि देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं, किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पास, सबसे पहले हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा जनरेट करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा से हम जनरेट करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, और इसी ऊष्मीय ऊर्जा को उपयोग करके हम जनरेट करते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, जहाँ हम नाभिकीय ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम से हम लोग विद्युत ऊर्जा जनरेट करते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जनरेट करते हैं। अगर आप देखें, अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर को देखते हैं, ये हमारा कोर है। ठीक है, कोर में हमने जो हमारा यूरेनियम का फ्यूल रॉड लगा हुआ है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग किए, नाभिकीय ऊर्जा जनरेट हुआ, यहाँ पास भरा हुआ है मंदक है ना, यहाँ पास हमारा साधारण जल हो सकता है, भारी जल हो सकता है। ठीक है, ये प्रेशराइज हो सकता है, अनप्रेशराइज हो सकता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशराइज वाटर है ना, प्रेशराइज वाटर है या प्रेशराइज हेवी वाटर है। तो जब भी प्रेशराइज वाटर या प्रेशराइज हेवी वाटर होगा और नाभिकीय ऊर्जा जनरेट होगा तो क्या करेगा, उस वाटर को बहुत ज़्यादा हीट कर देगा, गर्म कर देगा। ठीक है, नाभिकीय क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देगा, गर्म कर देगा, लेकिन बॉयल नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर बॉयल नहीं हो रहा है। उसके बाद इस हाई प्रेशर वाटर को, हाई हीटेड वाटर को हम लोग हाई प्रेशर पे, ये प्रेशराइज़र है। ठीक है, ये क्या है, प्रेशराइज़र है। ठीक है, प्रेशराइज़र है।
ठीक है। हाई प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड चेंबर पे भेज रहे हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पे हम लोग सेकंड चेंबर पे भेज रहे हैं, जहाँ पास क्या लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो हमने हीट जनरेट किया, हीट जनरेट नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न हुई, नाभिकीय ऊर्जा से ये जो पानी है हमारा, ये हीट हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे चला गया, मान लीजिए 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। उसके बाद ये जो वाटर है इस पाइप के थ्रू इस चैम्बर में प्रवेश करेगा, जहाँ पर कूलेंट भरा होता है, जो कि साधारण जल हो सकता है, D2O हो सकता है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, ये हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ जो वाटर भरा हुआ है उसको गर्म करेगा और गर्म करके बॉईल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका स्टीम जनरेट होगा। क्या होगा यहाँ, ये हमारा जो है क्या हो रहा है, यहाँ पास स्टीम जनरेट हो रहा है, ठीक, स्टीम जनरेट हो। यही स्टीम फिर इस पाइप के थ्रू इस चैम्बर पे आएगा, जहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, और ये इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर टरबाइन को क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है। इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर टरबाइन को रन करता है, ठीक। जैसे ही टरबाइन रन होगा, यहाँ से जनरेटर लगा होता है, जो क्या करेगा, इस एनर्जी को विद्युत के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ जो होगा, टरबाइन के रन होने से जनरेटर लगा हुआ है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, और इस फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसमिशन चैनल द्वारा डिफरेंट प्लेसेस पर भेज देते हैं। यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया, नाभिकीय ऊर्जा जनरेट किया, नाभिकीय ऊर्जा से हमने इस वाटर को गर्म किया, इसको अच्छे से हीट किया, लेकिन ये बॉयल नहीं हुआ। उसके बाद हाई प्रेशर पे हमने इसको भेजा यहाँ पास, ठीक है। इस हाई प्रेशर बॉयल वाटर को हमने भेजा यहाँ पास हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर के माध्यम से, ये जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, इसके माध्यम से यहाँ क्या जा रहा है, हमारा प्रेशराइज हीट वाटर जा रहा है, भयंकर गर्म पानी है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना हीट इस कूलेंट को देगा, ठीक है, अपना हीट इस कूलेंट को देगा, दे रहा है, तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म होके क्या होगा, ये स्टीम बन गया, ठीक है। गर्म होके ये स्टीम बन गया, और यहाँ जो वाटर होगा, जो प्रेशराइज वाटर, हीटेड वाटर है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा इसको हम पंप के माध्यम से कोर में वापस प्रवाहित कर देते हैं। इसको हम वापस पंप के माध्यम से कोर में वापस प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ तक स्ट्रक्चर ठीक है। इसके आगे हमने क्या कहा, जो भी स्टीम जनरेट हुआ उसको हमने टरबाइन के हमने इस पाइप के माध्यम से क्या किया, इस चेम्बर पे भेजा और टरबाइन को रन कराया, और जिसके परिणाम स्वरूप आपका क्या हुआ, जनरेटर में माध्यम से विद्युत उत्पन्न हुआ। उसके बाद ये जो स्टीम है, ठीक है, उसके बाद ये जो स्टीम है अब क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आया तो यहाँ पास हमने लगाया हुआ है कंडेंसर, ठीक है। हमने क्या लगाया हुआ, कंडेंसर, और ये कंडेंसर क्या काम करेगा, ये जो स्टीम है आ रहा है उसको लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल देगा, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या है, भाप को लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल देना, तो वो उस लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर इस जो वाटर होगा वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ जमा हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात, ठीक है। यहाँ पास देखिए हमने इस तरह से पाइप लगाया हुआ है, ठीक है। एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, रिजर्वायर, रिजर्वायर कहने का मतलब है कि पानी का सोर्स है हमारे पास, वाटर सोर्स। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी भेज रहे हैं, और यहाँ से जो स्टीम आया है वो कैसा है, जो आया है, जो कंडेंस हुआ है वो गर्म होगा, तो ये क्या करेगा, ये ठंडा पानी क्या करेगा, इस गर्म पानी से हीट ले लेगा और हीट लेके इसको कहाँ चला जाएगा, कूलिंग टावर में, ठीक है। यहाँ से हमने क्या हुआ, ठंडा पानी लाया, कूल वाटर है, ये कूल वाटर क्या करेगा, यहाँ जो हमारे पास लिक्विड है जो कि गर्म है उससे हीट ले लेगा, ठीक है, यहाँ से हीट ले लेगा और फिर ये क्या करेगा, कूलिंग टावर पे ले जाएगा। अब इस वाटर को हम क्या करेंगे, वापस दूसरे चैम्बर से जोड़ देंगे, ठीक है। वापस यहाँ जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं उसको हम लोग इस कूलिंग चैम्बर से जोड़ देते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस जो होगा कंटिन्यूअस रन होता रहता है और हमको क्या मिलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसके आगे का हम देखते हैं। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि नाभिकीय रिएक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, किस किस टाइप के नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, ठीक है।
जो हम पहला देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। अब हम जो देख रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर के टाइप्स देख रहे हैं, और पहला हम देख रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका अनुसंधान रिएक्टर, और दूसरा जो होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, ये रिएक्टर तो यही है, इस पे आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, अनुसंधान रिएक्टर की। तो अनुसंधान रिएक्टर क्या होता है, ठीक। तो अनुसंधान रिएक्टर में हम क्या बोलते हैं कि नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इन न्यूट्रॉनों का यूज़ हम रेडियो आइसोटॉप्स बनाने में करते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनको हम क्या है, न्यूट्रॉन जो निकलते हैं उनको हम यूज़ करते हैं किस लिए, रेडियो आइसोटॉप्स बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, रेडियो आइसोटॉप्स बनाएंगे। मैंने रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या होता है करके, ठीक। ये रेडियो आइसोटॉप्स जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होंगे, इन रेडियो आइसोटॉप्स के यूज़ करके हम विभिन्न शोध कार्य करते हैं, ठीक। हमने कहा कि अनुसंधान रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनका इस्तेमाल करके हम रेडियो आइसोटॉप्स बनाते हैं, और ये जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं ये आपके विभिन्न शोध कार्यों में यूज़ होते हैं, जैसे कि कृषि, है ना, चिकित्सा, शोध एटसेट्रा। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। कृषि क्षेत्र पे देखेंगे तो हम बोलते हैं कि F32 N15 इस तरह के आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं, किसके लिए, भूमि में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो F32 N15 यूज़ कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ज़मीन की उर्वरकता जानने के लिए, ज़मीन में कितने नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्राएं कितनी हैं ये जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आप चिकित्सा में देखिए, इसी तरह चिकित्सा में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 और भी बहुत सारे हैं। ये किसके लिए यूज़ होता है, कैंसर, और ये थायराइड संबंधी बीमारी, ठीक है। तो चिकित्सा में हम जैसे कि C60 यूज़ करते हैं, 131 यूज़ करते हैं, C60 जो कि हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, और 131 जो कि हम थायराइड संबंधी बीमारी के लिए करते हैं, जैसे कि घेंघा रोग के लिए, ठीक है। अब देखिए भारत में जो नाभिकीय रिएक्टर का विकास है, मतलब अनुसंधान रिएक्टर का विकास है, वो आप देखेंगे तो पहला जो नाभिकीय रिएक्टर आया था अनुसंधान
नाभिकीय रिएक्टर, भारत में जो पहला अनुसंधान नाभिकीय रिएक्टर आया 1956 में, अप्सरा मुंबई। ठीक है, 1956 में क्या बना? अप्सरा, जो कि कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, नए बार्क में है ये। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे 1956 में अप्सरा बना। ये पूल टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो दिखता है पूल टाइप की शेप में है इसका। ये जो दिखता है अप्सरा पूल टाइप के शेप। देखिए, जो नाभिकीय रिएक्टर हैं, हम लोग बोलते हैं कि अनुसंधान रिएक्टरों को हम लोग बोलते हैं, अनुसंधान रिएक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसंधान रिएक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? जीरो पावर रिएक्टर। अनुसंधान रिएक्टर को हम लोग जीरो पावर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुसंधान रिएक्टर को हम जीरो पावर रिएक्टर बोलते हैं। अब जो हमारा पहला नाभिकीय रिएक्टर था, अनुसंधान नाभिकीय रिएक्टर था, वो था अप्सरा, 1956 में बार्क द्वारा इस्टेब्लिश है मुंबई में। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें ईंधन के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं इस रिएक्टर में? देखो, जो अनुसंधान रिएक्टर है वहाँ विद्युत उत्पादन नहीं होता है, इसलिए हम इसको जीरो पावर रिएक्टर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ जो भी उत्पन्न हो रहा है, अगर हम यहाँ विद्युत भी उत्पादन करेंगे तो हम इसको यूज़ फॉर्म में नहीं लाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीरो पावर रिएक्टर बोलते हैं। और ईंधन के रूप में हम इस नाभिकीय रिएक्टर में क्या यूज़ कर रहे हैं? यूरेनियम एंड एल्यूमिनियम मिक्सचर। यूरेनियम एंड एल्यूमिनियम मिक्सचर यूज़ करते हैं। ये हमारा पहला नाभिकीय रिएक्टर था 1956 में, अप्सरा। इसके बाद देखिए सेकंड जो है हमारा वो है साइरस। ठीक है, साइरस ये जो है विद द हेल्प ऑफ कनाडा बना है। ये विद द हेल्प ऑफ कनाडा हमने इसको बनाया है। ठीक है, ये 2010 से अब फंक्शन पे नहीं है, बंद है। ठीक, साइरस जो कि हम लोग क्या है कनाडा की मदद से तैयार किए हैं, ये 2010 से बंद है। ये 2010 से बंद है। और हमारा पता है कि अनुसंधान रिएक्टर है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? रेडियो आइसोटोप्स बनाना और शोध कार्य करना, परीक्षण का कार्य करना, ये सब इनके उद्देश्य होते हैं। तो हमने जो बनाया था साइरस, ठीक है, वो कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, तो साइरस को हम किस नाम से जानते हैं? कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। ये ठीक, तो अनुसंधान रिएक्टर में हम देख रहे हैं, पहला देखिए अप्सरा, दूसरा है साइरस, ये है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। इसी तरह और भी है रिएक्टर हमारे पास, पूर्णिमा 1, 2, 3। ठीक है, पूर्णिमा 1, 2, 3, ये और नाभिकीय रिएक्टर है हमारे पास, पूर्णिमा 1, 2, 3। ठीक है, एक है आपका ध्रुव। ठीक, पूर्णिमा 1, 2, 3 ध्रुव हो गया। ठीक, और कामिनी। ठीक है, और एक लास्ट क्या है आपका कामिनी, जो कि क्या है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है। ये कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक है, ठीक, तो ये कुछ अनुसंधान रिएक्टर हैं, अप्सरा, साइरस, पूर्णिमा 1, 2, 3, ध्रुव, कामिनी। कामिनी का मतलब क्या हो गया? कामिनी। ठीक है, 1985 में आया था कामिनी और 1997 से ये फंक्शन में है, उत्पादन कर रहा है। ठीक, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर इस नाम से जाना जाता है, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक, दूसरा था हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि सिंपली आपको दिख रहा है, वही है। इस पे आगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में।
ठीक है। ईंधन के आधार पर अगर हम देखें तो एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है और एक कृत्रिम यूरेनियम होता है। उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। कृत्रिम यूरेनियम क्या होता है, बस इनरिच्ड होता है, हमने वहाँ यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो इनरिच्ड हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है। ठीक। एक जो होता है रिएक्टर, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं हम लोग, संरचना के आधार पर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सा है आपका, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। जो पहला हम देख रहे हैं वो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब इस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की खासियत क्या है, इस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को आप देखेंगे तो यहाँ मंदक यानी कि मॉडरेटर और कूलेंट है ना, मंदक और कूलेंट के रूप में आप क्या यूज़ करते हैं, साधारण जल। ठीक। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जहाँ पर हम मंदक यानी कि मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में, मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में साधारण जल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, साधारण जल का यूज़ करते हैं। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की एक बोल सकते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है, अब तक हम देखते थे कि हम क्या करते थे, यहाँ पास हम जो लिक्विड है, जल है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करते थे, प्रेशराइज करके हीट करते थे, लेकिन यह ये बॉयल नहीं होता था। लेकिन बॉयल वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि जो वाटर होगा वो यहीं पास क्या होगा, बॉयल हो जाएगा, स्टीम जनरेट करेगा। ठीक है, तो बॉयल वाटर रिएक्टर में हम इस अलग से स्टीम जनरेटर नहीं होता है जहाँ पर हम स्टीम जनरेट करें, ये कोर में ही बॉयल होकर स्टीम जनरेट करता है। उसके बाद फिर हम उसको टरबाइन में भेज के विद्युत उत्पादन करते हैं। तो बॉयल वाटर रिएक्टर में जो होगा, कोर में ही स्टीम जनरेट होगा। ठीक है, स्टीम जनरेट होगा। अगर आप ईंधन की बात करें तो हम यहाँ बॉयल वाटर रिएक्टर में क्या यूज़ करते हैं, बॉयल वाटर रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, हमने पहले ही बात किया है कि वाई वी यूज़ इनरिच यूरेनियम इन BWR, है ना। BWR में इनरिच यूरेनियम यूज़ करने का कारण क्या है, हम पहले ही डिस्कस किए हैं, फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप साधारण जल की बात करूं, मैं साधारण जल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये अच्छा मंदक नहीं है। ठीक है, फिर ज़्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है हाइड्रोजन का, वो ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन उपस्थित है ना, हाइड्रोजन जो उपस्थित है उसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। ठीक, ऊपर से क्या हो रहा है, ये अच्छा मंदक नहीं है, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कम नहीं कर पाएगा। और हमको पता है कि विखंडन प्रक्रिया के लिए हमको चाहिए कि न्यूट्रॉन की गति जितनी मंद होगी हमारे लिए उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा है। ऊपर से हाइड्रोजन न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं, उसकी एब्जॉर्बिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हमारे पास क्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए कम न्यूट्रॉन बचेंगे। अगर हम प्राकृतिक यूरेनियम यूज़ करते हैं जहाँ पर U38 का कंसंट्रेशन 99.3 है, तब तो ये U38 भी जो होता है वो भी क्या करेगा, U238 भी स्वयं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है ना। U38 भी स्वयं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमारे पास U35 से एक्ट करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी।
इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पास इनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं ताकि U-235 की मात्रा बढ़ जाए, U-238 कम हो जाए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है एक्ट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, कोलाइड करने के लिए हमको मिले। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये हो गया अपना कौन सा BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं P प्रेशराइज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब देखिए प्रेशराइज बॉइलिंग रिएक्टर में क्या डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस हियर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से यहाँ पास केवल एक ही डिफरेंस हम देख सकते हैं कि हम देखते थे कि जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वहाँ पास कोर में ही वाटर जो होगा स्टीम में बन जाएगा, हम जो है हीट देंगे तो। लेकिन प्रेशराइज में क्या हो रहा है, हम यहाँ प्रेशराइज वाटर यूज़ कर रहे हैं। अब प्रेशराइज वाटर यूज़ कर रहे हैं मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर होगा वो गर्म होगा, हीट होगा, लेकिन बॉयल नहीं होगा। उसके लिए फिर अलग से हम क्या रहते हैं, स्टीम जनरेटर लगाते हैं, जहाँ पर फिर क्या होगा, वाटर बॉयल होगा और स्टीम जनरेट करेगा। तो बस बेसिक डिफरेंस यही है यहाँ पर कि हम यहाँ जो यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं कि यहाँ हम सिर्फ प्रेशराइज वाटर यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो कोर पे जो होगा स्टीम जनरेट ना होके नेक्स्ट प्रोसेस में वो स्टीम जनरेट होता है और उसके बाद का रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आपका सेम है। तो ये हो गया आपका प्रेशराइज वाटर बॉयल वाटर रिएक्टर। इसके बाद जो हम देखते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। अब प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कह रहे हैं तो यहाँ जो हमारा मॉडरेटर होगा एंड कूलेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉडरेटर एंड कूलेंट ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में हमने पहले ही बहुत बात कर चुके हैं कि ये अच्छा मंदक है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ड्यूटेरियम प्रेजेंट है और ये अच्छा मंदक होगा, न्यूट्रॉन को की गति को अच्छा मंद कर देता है। इसलिए क्या होगा, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे रिएक्ट करने के लिए। और ये कम एब्जॉर्बर भी है, न्यूट्रॉन को कम एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू साधारण जल, न्यूट्रॉन को कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक, अच्छा मंदक है, न्यूट्रॉन को कम एब्जॉर्ब करता है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर में हम लोग यूज़ करते हैं प्राकृतिक यूरेनियम, और भी बहुत कुछ यूज़ करते हैं हम लोग। प्राकृतिक यूरेनियम यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में। अगर आप देखें तो हमारा जो तारापुर का रिएक्टर है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पे बेस्ड था। तारापुर का जो रिएक्टर है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पे बेस्ड है, लेकिन बाकी अगर आप देखें जितने भी रिएक्टर हैं भारत में वो सभी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पे है, चाहे वो काकरापारा का हो, केगा का हो, कलपक्कम का हो, नरोरा हो, है ना। ये सारे रिएक्टर्स जो हैं वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं। और अगर मैं तारापुर की बात करूं तो वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की तकनीक पर आधारित थी, जो कि अमेरिका द्वारा आई थी भारत पे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। और सबसे सक्सेसफुल तकनीक हम बोले हैं आज के डेट में जो भारत में 90% से ऊपर भी जो है ज़्यादातर जो रिएक्टर्स हैं वो PHWR पे बेस्ड हैं, जो PHWR पे बेस्ड है। ये किसकी तकनीक है, इसको हम बोलते हैं कैनेडियन तकनीक है। ये इस तकनीक को कनाडा ने विकसित किया है, इसलिए हम इसको कैनेडो के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम इसे कैनेडो के नाम से भी जानते हैं। कनाडा ने PHWR की तकनीक विकसित की है, इसलिए हम इसे कैनेडो भी कहते हैं। ठीक है, कनाडा ड्यूटेरियम, कनाडा प्रेशराइज बॉइलिंग वाटर हो गया। और अभी जो हमारा लेटेस्ट में चल रहा है, मतलब जो भारत में जिस तकनीक की विकसित की जा रही है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो अभी जो आने वाला है हमारा एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर ये जो होगा, यहाँ पर जो हम फ्यूल यूज़ करेंगे वो क्या होगा, थोरियम बेस्ड होगा, है ना। यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ, मिक्सचर ऑफ थोरियम ऑक्साइड या प्लूटोनियम ऑक्साइड या थोरियम ऑक्साइड या U-233 O2 ऑक्साइड यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर जो हम फ्यूल यूज़ करेंगे वो थोरियम होगा, यहाँ मिक्सचर होगा, थोरियम ऑक्साइड, प्लूटोनियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड, यूरेनियम डाइऑक्साइड का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर इसकी जो तकनीक है भारत विकसित कर रहा है। 2014 में बार्क ने इसके डिज़ाइन जो है प्रस्तुत किया है। 2014 में बार्क ने इसकी डिज़ाइन बनाई है, ठीक, इस तकनीक पर। तो यहाँ तक हुआ हमारा क्या, रिएक्टर की कौन कौन से संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं। BWR, PBWR, प्रेशराइज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर एंड एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। कैनेडो का मतलब क्या है, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। कैनेडो का मतलब है ड्यूटेरियम, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। चलिए, यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, इसमें एक है आपका, अब देखिए इतने सारे बातें की हमने, हमको पता होना चाहिए कि जो हम फिजल मटेरियल बनाते हैं, फिजाइल मटेरियल, उसका उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, फिजाइल मटेरियल यानी कि विखंडनीय पदार्थ, एक होता है आपका फिजाइल मटेरियल जो कि हम बोलते हैं विखंडनीय पदार्थ, जिसको हम किसकी मदद से बनाते हैं। इसके लिए हमने जो तकनीक विकसित की है वो होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना, ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। अब हमको पता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसके अलावा भी बहुत सारे परमाणु ईंधन हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हम उसको किसी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उस यूज़फुल फॉर्म को ही फिर हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम जो तकनीक विकसित करते हैं उसको हम ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, विखंडनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, फिजल मटेरियल का निर्माण करते हैं। फर्टाइल मटेरियल क्या हो गया, फर्टाइल मटेरियल वो हो गया जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम 238 है ना, थोरियम है 232, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ये फर्टाइल मटेरियल है। फिजिल मटेरियल क्या हुआ, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, U235, प्लूटोनियम 239। देख लेते हैं, अगर मैं बोलूँ फर्टाइल मटेरियल, ठीक, मटेरियल जिनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते उसको हमको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि U238, ठीक है, थोरियम 232, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। और फिजिल मटेरियल जो होता है वो क्या होगा, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, 235, प्लूटोनियम 239, ये जो होता है हमारा डायरेक्टली यूजेबल मटेरियल होता है, जिसको हम लोग फिजिल मटेरियल कहते हैं। यहाँ तक ठीक। अब हमको जो देखना है वो है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है थर्मल ब्रीडर रिएक्टर और दूसरा जो होता है वो होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, एक होता है हमारा थर्मल ब्रीडर रिएक्टर और एक होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हम न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं वो कैसी होगी, मंद गति की। ठीक है, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में हम लोग को अगर फिजल मटेरियल बनाना है, विखंडनीय पदार्थ बनाना है, तो हम मंद न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ क्या करते हैं, थोरियम U232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं। तो थर्मल ब्रीडर रिएक्टर जो है वो थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में हम जो विखंडनीय पदार्थ बनाते हैं उसमें हम जो तकनीक यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन जो होगा उसकी गति मंद होगी और यहाँ हम थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की जो गति होगी, फास्ट लिखा ही है तो न्यूट्रॉन की गति कैसी होगी, फास्ट होगी। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति फास्ट होगी। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम थोरियम 232 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर देते हैं, या थोरियम 232 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो थोरियम 232 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो फिर थोरियम 232 को 233 में कन्वर्ट कर रहे हैं, U233 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में काम करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम द्रव सोडियम का यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए, ठीक है। कूलेंट के लिए हम लोग द्रव सोडियम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसकी साइज़ जो होती है थर्मल ब्रीडर रिएक्टर से छोटी होती है, क्योंकि इसमें आपका मंदक नहीं होता है, मॉडरेटर यूज़ नहीं होता है किसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो साइज़ होगा वो कंपैरेटिवली थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पास आपका मॉडरेटर यूज़ नहीं होता है। और यहाँ जो यूज़ होता है कूलेंट वो द्रव सोडियम होता है, और द्रव सोडियम जो होता है वो क्या करता है, वो न्यूट्रॉन की गति को मंद नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम उसको द्रव सोडियम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है।